सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप बोले बड़ी फौजी ताकत आ रही है, ईरान में अलर्ट। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने ली समंदर में पोजीशन, ईरान के करीब पहुंचा। फिलिस्तीन की सड़कों पर हुई क्रांति, 20 साल बाद जुल्म के खिलाफ आजादी ने ली बड़ी अंगड़ाई। पुतिन ने गजा के लिए चल दी बड़ी चाल, गजा में आएगी खुशी, लेकिन ट्रंप क्यों हो गए तैयार। इराक के बाद एक और मुस्लिम मुल्क से पूरी तरह बाहर निकलेगी अमेरिकी फौज। क्या यह है पूरे रीजन में पावर बैलेंस बदलने का इशारा। रेजेप तैयप एर्दोगान खुलकर ईरान के साथ हुए खड़े। ईरान बोला हमारे साथ बड़ी साजिश हुई। और इराक में आईएसआईएस के कैदियों का प्रोसेस शुरू, सालों तक चल सकता है सजा देने का मामला। शुरुआत करते हैं इस शो की अहम खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की एक मैसिव फ्लीट यानी एक बड़ा जंगी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इस ऑप्शन को बंद भी नहीं किया है हमले वाले को। एयरफोर्स वन यानी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का सरकारी जहाज होता है, एयरफोर्स वन, उसमें मीडिया से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और आज सुबह यही बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारी निगाह ईरान पर है, हमारे पास एक बड़ी आर्माडा उस डायरेक्शन में जा रही है, मुमकिन है हमें इस्तेमाल ना करनी पड़े। यानी एक तरफ बातचीत और उम्मीद और दूसरी तरफ समंदर में अमेरिकी बेड़ा और ट्रंप की धमकी। सवाल साफ है, ये दबाव है या हमले से पहले की आखिरी चाल। क्या हम देख रहे हैं और शायद हम हमला नहीं करना चाहते और यही कह के कहीं हमला कर ना दिया जाए। फिलहाल तो ईरान के लिए ये वक्त पूरी तरह से अलर्ट रहने का है, क्योंकि याद रखिएगा कि अगले कुछ घंटे या कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ये साजो सामान यूं ही इधर से उधर नहीं हो रहा। दोस्तों, एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान के आसपास दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और कई जंगी जहाजों वाला उसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब गल्फ ऑफ ओमान के समुद्री इलाके में पहुंचने वाला है। गल्फ ऑफ ओमान, ईरान करीब करीब, मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजी मौजूदगी अब सिर्फ वार्निंग नहीं रही, बल्कि सीधे एक्शन की पोजीशन में आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई मामूली जहाज नहीं है, ये एक चलता फिरता एयरबेस है, यानी फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस, नेवी और एयर पावर सब कुछ एक साथ। इसके साथ है CSG यानी डिस्ट्रॉयर सपोर्ट शिप्स और सबमरीन, यानी जंग का एक पूरा पैकेज साथ चल रहा है। पेंटागन की जुबान में कहा जाए तो इससे यूएस सेंट्रल कमांड के पास मिलिट्री ऑप्शंस बढ़ गए हैं, और ग्राउंड की जुबान में मतलब यह है कि अगर वॉशिंगटन ने फैसला लिया तो वार दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से होगा ईरान पर। अब इसे ट्रंप के कुछ घंटे पहले दिए उस बयान से जोड़िए जिसमें वो कह रहे हैं हम हमला नहीं करना चाहते, लेकिन एक मैसिव फ्लीट, एक बहुत ही बड़ी फ्लीट, एक जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। यानी एक तरफ बातचीत का ढोंग, दूसरी तरफ समंदर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ईरान को घेर कर आखिरी चाल चलने की तैयारी है? और क्या यही वो वक्त है जब एक गलत कदम पूरे रीजन को जंग की आग में झोंक सकता है? दोस्तों, नजरें अब गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी पर हैं, क्योंकि यहां से जो भी कदम उठेगा उसकी गूंज तेहरान से लेकर तेल अवीव और वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। ईरान की कुछ और खबरें अभी बाकी हैं, अहम हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें सुन लीजिए। दोस्तों, फलस्तीन अब अपनी आज़ादी के लिए अंगड़ाई ले रहा है। इसराइल की मिलिट्री ताकत का खौफ अब सड़कों पर नजर नहीं आ रहा, और कल वेस्ट बैंक नहीं बल्कि 1948 के कब्जे वाले इलाकों में जो हुआ उसने इसराइल को सच में
फिक्र में डाल दिया है। ये नज़ारा देखिए और सोचिए अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कि आपने ऐसा नज़ारा कब देखा था, कितने साल पहले देखा था। ये मामूली प्रोटेस्ट नहीं थे, ये तारीखी लम्हे थे। कल सखनीन जो इलाका है वहाँ बीते 2 दशकों का, 2 दहाइयों का सबसे बड़ा फ़लस्तीनी मार्च देखा गया। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी एक साथ सड़कों पर उतर आए। गुस्सा साफ था, नारों में गुस्सा था, भीड़ की आंखों में गुस्सा था और मुद्दा था नाजायज़ मिलिशिया सेटलर्स के जुल्म का, फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ के बढ़ते कत्ल गारत का, वायलेंस और ऑर्गेनाइज क्राइम का और उस पर इसराइली ऑक्यूपेशन और पुलिस की खुली बेरुखी का कि सब कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है और रोकने वाला कोई नहीं। प्रोटेस्ट करने वाले फ़लस्तीनियों का सीधा इल्ज़ाम, इसराइली सिस्टम ना तो कातिलों को पकड़ रहा है, न सज़ा दे रहा है, बल्कि उसकी चुप्पी इस जुल्म को और फैलने दे रही है, बल्कि लगता है कि वो साथ दे रही है। हज़ारों फ़लस्तीनी पूरे 1948 वाले इलाकों से सखनीन पहुँचे, हड़ताल हुई, गुस्सा भी उबाल पर था और सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल था, अगर जान की कीमत नहीं है तो कानून किस बात के लिए है। दोस्तों, ये सिर्फ क्राइम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये इसराइली ऑक्यूपेशन के पूरे सिस्टम पर एक चार्जशीट थी। सड़कों से साफ मैसेज गया कि अब डर की सियासत नहीं चलेगी। फ़लस्तीन करवट ले रहा है दोस्तों, और यही बात इसराइल को बेचैन कर रही है। सवाल अब ये नहीं है कि फ़लस्तीनी उठेंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब डर टूट जाता है तो उसे रोकने के लिए इसराइल के पास आखिर बचता क्या है। क्योंकि ये इसराइल पूरा ज़ायनी निज़ाम सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर खड़ा है और वो है डर, और डर ख़त्म उस इशारे के बाद बढ़ते हैं आगे। मोरक्को के तांजेर शहर में कल रात बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, जहां भारी भीड़ ने गजा के लिए इंसाफ और आज़ादी की मांग करते हुए एक जोरदार प्रोटेस्ट किया। तांजेर की सड़कों पर फ़लस्तीन के झंडे लहराते रहे, नारे गूंजते रहे और एक ही पैगाम बार बार दोहराया गया कि गजा अकेला नहीं है और फ़लस्तीनी आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई छुट्टी नहीं थी, कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था, जुमेरात था। तो क्या हुआ, लोग सड़कों पर क्यों आए? असल में तड़प बढ़ रही है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमदर्दी तक महदूद नहीं था, बल्कि मोरक्को की आवाम की तरफ से खुला और साफ स्टैंड था कि गजा के हक में आवाज़ उठना अब ज़रूरी है और ये आवाज़ अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक गूंजेगी। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाला एक खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है। व्लादिमीर पुतिन गजा को अरबों डॉलर देंगे, मदद के तौर पर गजा की तामीर करेंगे, गजा में खुशहाली लाएंगे, और ये भी कह दिया है कि सब पैसा वहीं से आएगा जहां से अब तक हमारा पैसा आ नहीं रहा है। कमाल की बात है, ट्रंप राजी हो गए। खबर समझिए, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने गजा की मदद के नाम पर एक ऐसी चाल चल दी है जो पूरा गेम पलटने का मादा रखती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी फ्रीज हुए रूसी एसेट्स या ब्लॉक किए गए पैसे में से $1 बिलियन देने पर गौर कर रहा है। पैसा जो फंसा हुआ है उसमें से रूस कह रहा है कि $1 बिलियन हम गजा की मदद के लिए देंगे। $1 बिलियन, यानी वही पैसा जो वेस्ट ने फ्रीज कर रखा है, जमा रखा है, कोई खर्च नहीं कर सकता, उसी को गजा के नाम पर टेबल पर रख दिया गया है। अब असली दिलचस्प मोड़ यहां आता है। दरअसल कल रात से आज सुबह के बीच एयरफोर्स 1 में जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो पुतिन को फ्रीज एसेट्स से ये पैसा देने देंगे, तो ट्रंप का रिएक्शन हैरान करने वाला था। पहले बोले मुझे ज़्यादा नहीं पता, ये किसने कहा? फिर पता चला, बताया गया उन्हें पुतिन ने कहा है कि पुतिन ये कह रहे हैं। तो ट्रंप बोले इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और जब रिपोर्टर ने उन्हें याद दिलाया कि ये पैसा फ्रीज है, तो ट्रंप ने सीधा कहा कि अगर वो अपना पैसा यूज कर रहे हैं तो मुझे ठीक लगता है। यानी रूस अपने जब्त किए गए माल को गजा की तामीर के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि इससे सीधा मुनाफा होगा वहां ठेके लेने जा रही अमेरिकी कंपनियों को और खुद बाबूजी को। तो फायदे के लिए 100 खून माफ। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करेंगे और $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर वो रूस का पैसा है तो ग्रेट है, ये कहा।
अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि अगर फ्रीज एसेट से गजा के लिए पैसा आता है तो वेस्ट उसे रोकेगा कैसे, और अगर नहीं रोकता तो अब तक की सारी पॉलिसी, सारा नैरेटिव, सारी मोरल पोजीशन का क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, पुतिन ने गेंद सीधे वेस्ट के पाले में डाल दी है। या तो गजा के नाम पर पैसे को हां कहो, या फिर दुनिया को बताओ कि इंसानियत की बात सिर्फ तकरीरों तक महदूद है। और ट्रंप का ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन बता रहा है कि खेल अब सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं रहा, पॉलिटिक्स ऑफ शर्मिंदगी का हो गया है। पॉलिटिक्स ऑफ शर्मिंदगी, जहां फायदे के लिए हर उसूल, हर चीज को कायदे पर, ताक पर रख दिया जाता है। अब एक अहम खबर सुनिए। इराक से निकलने के बाद अब एक और मुस्लिम मुल्क से अमेरिकी फौज बोरिया बिस्तर बांधने की तरफ बढ़ती दिख रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सीरिया से पूरी तरह अपनी मिलिट्री वापसी पर बहुत सीरियसली सोच रहा है। वजह साफ बताई जा रही है। YPG SDF का ढांचा बिखर चुका है और दमिश्क की नई हुकूमत अहमद अल-शरा की लीडरशिप में मुल्क के नॉर्थ ईस्ट हिस्से पर कंट्रोल वापस लेने की तरफ बढ़ चुकी है। अमेरिका सोच रहा है, क्या काम रह गया हमारा। अमेरिका SDF को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका अब अल-शरा को सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक हफ्ते में जो तेज इवेंट्स हुए हैं, उन्होंने पेंटागन के अंदर ही ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी का अब कोई मतलब बचा भी है या नहीं। 3 सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से यह कहा गया है कि अगर SDF पूरी तरह डिसबैंड हो जाती है तो सीरिया में अमेरिकी फौज को रोके रखने की कोई वजह नहीं रह जाती। फिलहाल पेंटागन के मुताबिक सीरिया में करीब 1500 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है कि ये तादाद जल्द ही जीरो की तरफ जा सकती है, यानी कोई अमेरिकी फौजी सीरिया में नहीं रहेगा। ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म की शुरुआत में ही ये कह दिया था कि सीरिया में फौज को लेकर वो फैसला जल्द करेंगे, और अब लगता है वो फैसला करीब आ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ SDF के खत्म होने का असर है, या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक एक करके अपने मोर्चे समेट रहा है, और अगर सीरिया से भी अमेरिकी फौज निकलती है तो क्या ये पूरे रीजन में पावर बैलेंस बदलने का इशारा है। तुर्की के सदर एर्दोगान खुलकर अपने दोस्त ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, और यहां ये बात याद रखना जरूरी है कि ईरान और तुर्की का सबसे बड़ा रीजनल कॉमन दुश्मन एक ही है, यानी इसराइल, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब खबर सुनिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की और साफ लफ्जों में कहा कि तुर्की ईरान में किसी भी तरह की बाहरी दखल अंदाजी को पूरी तरह से खारिज करता है। यानी ये मैसेज अमेरिका और इसराइल के लिए था। एर्दोगान ने कहा कि बाहर से किया गया कोई भी दखल न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे रीजन को और ज्यादा अस्थिर यानी कि अनस्टेबल कर देगा। तुर्की प्रेसिडेंसी के मुताबिक एर्दोगान और पेज़ेश्कियान की बातचीत में ईरान के ताज़ा हालात पर भी चर्चा हुई, और एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि ऐसे वक्त में दबाव, धमकी या फौजी रास्ता नहीं बल्कि बातचीत और पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही सही रास्ता है। मतलब तस्वीर काफ़ी साफ है दोस्तों। एक तरफ अमेरिका और इसराइल का प्रेशर, धमकी और फौजी मूवमेंट जारी है, दूसरी तरफ तुर्की खुलकर कह रहा है कि ईरान के अंदरूनी मामलों से दूर रहो। अब सवाल ये नहीं है कि ईरान अकेला है या नहीं है, सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो क्या ये टकराव सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगा, ईरान तक लिमिटेड रहेगा, या पूरा रीजन इसकी आग में झुलसने वाला है। क्या तमाम आसपास के मुल्क इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। ईरान से एक अहम बयान आया है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं था। उनके मुताबिक ये ईरान के दुश्मनों की साजिश है और जून की 12 दिन की जंग में हार के बाद लिया गया बदला है। उन्होंने प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों के घर वालों के लिए अफसोस जताया और कहा कि पिछले कुछ हफ्ते ईरान के लिए बहुत भारी रहे। यह ऐसा दौर था जिसने जख्म छोड़े और दर्द बढ़ाया। पेज़ेश्कियान ने साफ कहा कि जो कुछ हुआ वो उनके लिए भी काबिले बर्दाश्त नहीं था, न इंसान की हैसियत से, न मुल्क की जिम्मेदारी उठाने वाले शख्स की हैसियत से। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, ईरान ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह अंदरूनी गुस्से का मामला है।
तेहरान की नज़र में ये बाहर से चलाया गया खेल भी है। इराक अब सिरे से आईएसआईएस के कैदियों की फाइल खोलने जा रहा है। अमेरिकी फौज ने इस हफ्ते सीरिया से आईएसआईएस के 150 कैदियों को इराक ट्रांसफर किया था और इराक की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ऐलान कर दिया है कि अब इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो सालों तक चल सकता है। अमेरिकी फौज की प्लानिंग है कि कुल मिलाकर लगभग 7,000 आईएसआईएस के जो दहशतगर्द हैं, जो कैदी हैं, उनको इराक भेजा जाएगा ताकि वहां उन्हें मुकदमे के लिए प्रोसेस किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, सलामत रहिए, खुश रहिए।